प्रोग्राम बदले मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई के लिए नई मुश्किल, एफआईए ने साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। प्रोसिक्यूशन ने सबूत और फॉरेंसिक शुदा दस्तावेजात ट्रायल के दौरान मुहैया किए। हाई कोर्ट का फैसला यह जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुल्जिमान को बरी किया गया। दरखास्त में मौकिफ, अहम डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब हुकूमत ने 5400 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली इजलास में भी अलामती शिरकत, ऑपोजिशन का शोर शराबा। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर देने का ऐलान। 5 मरले तक घर बनाने वालों को आसान कर्जा। पंजाब में मरियम सरकार के किसानों के लिए बड़े पैकेज की तैयारियों के दावे। सरकारी मुलाजिमीन को बजट में क्या मिला, तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत और जेयूआई की कुर्बत दोबारा बढ़ने लगी। मौलाना फजल रहमान को बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म उनके घर पहुंच गए। क्या पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद बनने से पहले टूट जाएगा? नूर आलम खान के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने के इम्कानात भी बढ़ गए। क्या मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं? ये तमाम मुमकिनात हैं जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें प्रोग्राम के आगाज में ज्वाइन किया है एफआईए प्रोसिक्यूटर मुमताज कानूनदान भी हैं सैयद जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब ने। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, हम बात करेंगे ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेप लिया है और सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत है उसको चैलेंज कर दिया गया है। क्यों चैलेंज किया गया है और क्या बुनियादी वजूहात की बेसिस हैं जिसकी बेसिस पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं? देखिए जी, अभी तो वैसे शॉर्ट ऑर्डर आया है, लेकिन इक्वटल तो उन्होंने की है और प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि उन्होंने जो रिक्वायर्ड एविडेंस थी वो सारी की सारी प्रोड्यूस की ड्यूरिंग द ट्रायल। और साथ ही साथ जो 342 की स्टेटमेंट थी इमरान खान की, जिसमें उसने सारी अक्रंस को एडमिट किया है, तो इस लिहाज से केस जो है वो फुली प्रूफ था और कन्विक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इक्वटल हुई है। अभी रीजन तो नहीं आए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी जो ऑर्डर है, जजमेंट है, वो परवर्स है और नॉट बेस्ड ऑन मटीरियल अवेलेबल ऑन दी फाइल। अच्छा ये भी बताइए जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब कि जो आप कह रहे हैं कि अभी कुछ एग्जैक्ट नहीं पता कि किस बेसिस पे उनको इक्वटल उनका हुआ है, ये बताइए कि जो फैसला आया उस पर जो बातचीत हुई, जो तनकीद हुई, वो ज़्यादातर यही थी और जितने भी माहिर कानून थे उनका ये कहना था कि जिस तरीके से इस केस को चलाया गया, जिस जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, वो बुनियादी वजह बना इस बरीयत का। आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर 1 मिनट के लिए, वैसे तो पूरे ट्रायल के दौरान अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 65 मिसलिनियस एप्लीकेशंस मूव की, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की ट्रायल किसी न किसी तरह डिले होता रहे डिफेंस की तरफ से। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हमने वहाँ पे पॉइंट रेज भी किया था, कि अगर ये कोर्ट ये समझती है कि ट्रायल जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो फिर आप मेरिट पे तो फैसला ही नहीं कर सकते। फिर तो आपने केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेजना है, जो भी अगर इनके खदशात हैं या ताफुदात हैं उनको दूर करने के लिए। अब मज़ेदारी की बात है कि ऑन दी वन हैंड वो ये कह रहे हैं कि जी ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ और जल्दी में हुआ और हमें मौका नहीं दिया गया। उसके साथ ही फिर मेरिट पे भी इक्वटल की बात कर रहे हैं। ये समझ से बाला आ रहा है और यही पॉइंट हमने एजिटेट किया है अपनी अपील में जो फेडरल गवर्नमेंट ने दायर की। सर बड़ी मेहरबानी आपने ज्वाइन किया सर, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर भी हैं और ये पिटीशन फाइल की गई है, आपने ड्राफ्ट किया सर और आपके इस पर सिग्नेचर और नाम मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो मेन इसमें जो उनका ये डिफेंस का आर्गूमेंट जो था वो यही था कि इसको जस्टिस को रश किया गया, इंतज़ार नहीं किया गया और जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे उनको उन्होंने आगे एग्जामिन नहीं करने दिया। वो अपनी जगह पे सारे उनके जो भी थे और उसको कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया और उस पर उनको क्वेटल की गई। तो अभी आप समझते नहीं है कि डिटेल जजमेंट का आपको इंतज़ार करना चाहिए था? आप फिर उसी तरीके से आपने फिर रश किया है, जल्दी किया है। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी पॉइंट्स होंगे, कौन सी रीजनिंग होगी, लॉजिक होगी जो अपनी डिटेल जजमेंट में देंगे। आपने जो पॉइंट लिखे हैं इसमें मुमकिन है कि कोर्ट जो है वो किसी और तरीके से अपनी जजमेंट दे। तो कल को ये समझते नहीं है कि एक और एम्बेरसमेंट हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि डिटेल जजमेंट आए बगैर आप शॉर्ट ऑर्डर पे आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सर कलासा साहब, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट ने फाइल की है पिटीशन
थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए। राइट सर। तो दस्तखत भी जो है डिप्टी अटॉर्नी जनरल के हैं। दूसरी बड़ी आपने बात की है इस बात के लिए कि शॉर्ट ऑर्डर है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जब शॉर्ट ऑर्डर हो जाए तो विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम जो है वो आपको यू हैव टू फाइल है। हो सकता है जजमेंट 3 महीने ना आए, 2 महीने ना आए, जब तक लिखी जाए। तीसरी बात ये कि जो अभी हमने पिटीशन मैंने पढ़ी है उसके अंदर ये लिखा हुआ है इस बात का कि ये जो ग्राउंड हैं जब डिटेल जजमेंट आएगी तो हम और ग्राउंड को भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने जो इस अपील के जो मेमोरेंडम है उसके अंदर जो अपरेंटली इनलीगलिटीज और परवर्सिटी शो हो रही है जिस डिसीजन से, उसको हमने हाईलाइट किया है। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की हमें इस बात पे प्रॉब्लम हो कि सब्सिक्वेंटली जो है वो हमें डिटेल जजमेंट आने के बाद हमें ये कहा जाए। दूसरी बात आपने कहा कि रश किया, मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट भी वहाँ पे कोर्ट के साथ एक बात की थी कि अगर आप कहते हैं ट्रायल कोर्ट में रश हुआ है तो हाई कोर्ट में जो अपील है 3.5 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ये 22 अपील होगी या एक आध कोई और शायद होगी जिसके तहत जो अपील जो है वो 3 महीने के अंदर फैसला हो गई, वरना अदरवाइज 4 साल 3 से 4 साल है शेल्फ पीरियड किसी भी केस का। तो बात ये कि तो ये कोई ग्राउंड नहीं है इस बात का कि जी ट्रायल क्यों जल्दी हो गया या अपील क्यों जल्दी सुनी गई। ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है और केस टू केस से डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा सर, तो ट्रायल भी ठीक हुआ है। जी सर। जी बताइए सर। आपने क्योंकि पूरा कंप्रिहेंसिवली इस ट्रायल को आपने प्रोसिक्यूटर के तौर पर हैंडल किया, डील किया, सारी इसकी डिटेल्स भी आप समझते हैं, जानते हैं। हमारी बात हो रही थी ये जिस दिन ये बरी हुए थे इमरान खान साहब और शाह कुरैशी साहब, आपके भी कुलीग हैं, दोस्त हैं, शाह खावर साहब साबिक जज भी हैं, इनिशियली प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं इसी केस में, वो भी एग्री कर रहे थे कि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी अदालत को। वो उन्होंने जिस तरह रश किया है और जिस तरह उनका प्रोसिक्यूशन ने सारी डिफेंस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट था उसको उन्होंने सीज करके अपना सरकारी वकील लगा के तो सारा प्रोसेस एक ही रात में भुगताया। तो वो भी यही बात कह रहे थे कि जो उन्होंने हाई कोर्ट ने की थी कि इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं थी, जिसका बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो उनको मुल्जमान को किया। तो डू यू एग्री सर, क्योंकि आप तो प्रोसिक्यूटर थे तो बेसिकली तो ये आप पे ही आ रहा है कि आपने रश करवाए गाहक जो। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। शाह खावर हमारे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट वकील है और हमारे साथ भी इनिशियली रहे, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो उन्हें वो नहीं थे जब ये ट्रायल हो रहा। आप इमेजिन करें कि कोई ऐसा ट्रायल आपको नहीं मिलेगा जहाँ डिफेंस की तरफ से 65 मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव की गई, 65, और आप एक एक पॉइंट पे 6 दफा दरखास्तें दी गई जस्ट टू डिले दी मैटर। दूसरी बात ये कि हाईकोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि जब कोई आदमी कस्टडी में हो तो ट्रायल जो है वो डे टू डे की बुनियाद पे होना चाहिए, जो कि एप्लीकेबल है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी। तीसरी बात ये है कि अगर फर्ज कर लें ये ट्रायल आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता था तो सोल्यूशन तो सिर्फ एक था कि केस को रिमांड किया जाए, फिर मेरिट पे कैसे फैसला हो जाता है। फिर आप बेनिफिट जब आप कहते हैं कि मेरिट पे बात हो तो फिर जो भी मटेरियल है वो आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अजीब बात हुई है, एक तरफ तो आप ये कहो कि जी आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई और दूसरा उसके साथ ही आप एक्यूज को बरी कर दो, विच इज टोटली कंट्राडिक्टरी सब। और यही ग्राउंड हमने अपने जो अभी अपील फेडरल गवर्नमेंट ने की है उसके अंदर लिए हुए। तो लिहाजा कोर्ट जो है वो या तो ये माने इस बात के लिए कि ट्रायल सही हुआ और उसके बाद मेरिट पे फैसला होगा, अब या ये कहे कि जी ट्रायल सही नहीं हुआ तो फिर मेरिट पे फैसला नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपने बड़ा इसको तफसील से बताया, ये पिटीशन में ये बात लिखी हो कि 65 उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी ट्रायल के दौरान। तो ये चीज़ आपका क्या ख्याल है जो आप बता रहे हैं, ये वहाँ पे उन्होंने जज साहबान ने या कोर्ट ने इनको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया कि जो लफ्ज़ इसमें यूज़ किए गए डिलेइंग टैक्टिक्स, जो जज साहब की मेरा ख्याल हसनात साहब का भी पूरा इस पर एक तफसील से उन्होंने लिखा था कि कैसे ये जो डिफेंस है या अगेन अक्यूज़ हैं इन्होंने डिलेइंग वहाँ पे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। आपने भी इसमें इस पिटीशन में भी हैं, क्या वजह है कि कोर्ट ने आपकी इन बातों को क्यों नहीं अप्रिशिएट किया कि वो अक्यूज़ जो हैं उन्होंने इसको डिले करने की कोशिश की? तो वो तो ये समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो 10A की आपने बात की है उसको नहीं फुलफिल किया गया। देखिए सर, बात यह है कि अभी तो जो ऑर्डर है ना उसमें तो एक भी ग्राउंड नहीं है शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कि किस बुनियाद पे बरी कर रहा है, एक भी लफ्ज नहीं है इस बात का। सिंपल एक ही है 4 लाइनें इस बात की कि हम इक्विट करते हैं दोनों एक्यूज को। लेकिन जो दौरान डिस्कशन जो बात रही, दौरान आर्गूमेंट जो बात रही, जहाँ पे हम कन्फ्रंट हो रहे थे कोर्ट की तरफ से, उसके अंदर एक बात उनके जहन में ये थी, तो हमने कहा जी ठीक है अगर आप ये समझते हैं कि आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो वापस भेज दें।
दूसरी बात यह कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रायल सही हुआ तो फिर आप जो मटेरियल अवेलेबल है वो एज इट इज ही आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जी आप आधी चीज को माने और आधी चीज को नहीं माने। तो लिहाजा अभी क्योंकि हमें शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ भी जो है वो अपील लाई करती है पिटीशन, बिकॉज के टाइम जो है वो उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से जो है शॉर्ट ऑर्डर पास होता है। इक्विटल तो उन्होंने कर दी, तो जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो हम फेडरल गवर्नमेंट जो है वो और ऐड करेगी जो कुछ भी वहाँ पे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, जितने आप इस पे कन्विंस्ड हैं, डेफिनेटली बीइंग अ प्रोसिक्यूटर आप तो ये इस बात पे कन्विंस होंगे कि सजाएं भी ठीक हुई थी और अब उनके क्विटल जो है गलत हुई, आपकी रीडिंग क्या है? आप इन पे पुराने मंझे हुए एक बड़े वकील भी हैं, एक प्रोसिक्यूटर भी हैं, बहुत बड़ा केस है पाकिस्तानी तरीके बना हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी? वो दोबारा इसको रीट्रायल का वो जो हुक्म देगी, वो इक्विटल को बरकरार रखेगी या सजा बहाल कर देगी जो पहले उनको जज साहब ने दी थी? व्हाट इज योर रीडिंग? आपकी तो खैर ख्वाहिश भी होगी, कोशिश भी होगी कि वो जो सजा है वो दोबारा रिस्टोर हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है दोबारा इसका रीट्रायल का? डॉक्टर साहब, हमारे जो केस में 3 चार्जेस थे जी, और आप यकीन करेंगे तीनों चार्जेस एडमिटेड थे। मुझे तो हैरानगी हो रही है इक्विटल की, अभी जब आएगा ग्राउंड तो फिर उसके बाद हम मजीद देखेंगे। लेकिन आप एक कम्युनिकेशन का था जो कि इमरान खान ने अपनी स्टेटमेंट 342 में जो उसने 5 सफ़ों की थी उसमें एडमिट किया, और उसने कहा वो जो मैं बेस कर रहा था तो मेरे पास साइफर की पैराफ्रेज कॉपी की पैराफ्रेज थी, तो पैराफ्रेज कॉपी की पैराफ्रेज भी हो तो इट्स एन ऑफेंस। तो आप पता नहीं किस तरह कोर्ट मीट करेगी, देखेंगे। अभी रिटेंशन का वो खुद कह रहे हैं, बल्कि उनका जो एसपीएम जो सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर था आजम खान, उसने कहा मैंने खुद बाय हैंड उनको दी और जो उन्होंने वापस नहीं दी, तो रिटेंशन कैसे आप कह सकते हैं कि रिटेंशन नहीं? अच्छा, आपका मेन तो एक ही था जो मुझे समझ आई सर, अगर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेन तो एक ही चार्ज था खान साहब पे कि उनको कॉपी दी कि आजम खान साहब ने भी अपने बयान में कहा जी मैंने खान साहब को कॉपी दी 11 अप्रैल तक, जब मैंने दोबारा मांगी लास्ट डे तो खान साहब ने कहा जी गुम हो गई, उन्होंने कॉपी मुझे नहीं दी। सिर्फ एक ही चार्ज था जिसपे उनको 10 साल की सजा हुई थी कि उन्होंने कॉपी गुम की है, वापस नहीं की है, इसके अलावा भी कुछ थे आपके? नहीं, 3 चार्जेस है। कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश थी, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश थी विद दिस फाइंडिंग कि इनकी इस कम्युनिकेशन की वजह से फॉरेन पावर को बेनिफिट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 रिटेंशन का था अलग, नंबर 2 था जिसमें उसमें 2 साल सजा थी रिटेंशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से 10 साल सजा थी, और रीजनेबल केयर ना करने से वो 2 साल सजा थी। अब आप ये देखेंगे एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर आप अंडर ओथ हैं, यू कैन नॉट agitate in front of any unauthorized person, but admittedly he did। तो अब आप मुझे बताएं कि ये साबित तो नहीं होता, तो हमारे ख्याल में वो डिसीजन जो है इक्विटल का परवर्स है और इंशाअल्लाह ताला वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट। अच्छा, वो ये कहते हैं कि उसमें आपके हालांकि विटनेसेस जो हैं, पहले भी हम शायद प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि 3 फेडरल सेक्रेटरीज एक तरह के ग्रेड 22 के थे, आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, असद मजीद साहब थे, फिर उसके बाद सोहेल साहब थे, तीनों ग्रेड 22 के। एक ने वो ये साइफर को लिखा, दूसरे सेक्रेटरी थे यहाँ पे खारजा, उन्होंने प्रोसेस किया, सब कुछ हुआ। तो वो तो ये समझते हैं कि शायद आप ये पॉइंट इस्टेब्लिश करने में ये नाकाम रहे कि उनको नुकसान क्या हुआ पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिलेशन में या पावर्स के साथ, तो वो तो इस बात पे भी था मेरा ख्याल अदालत का या उनके जो सेक्शन ऑफ लॉ है ना, उधर लिखा है इंटेंडेड और कैलकुलेटेड, ठीक है। अच्छा। वहाँ पे एक 21वें ग्रेड का अफसर जो है तिरमिजी साहब पेश हुए, जिन्होंने वो नोट फॉरवर्ड किया, जिसके तहत सेक्रेटरी ने फिर अपने सेक्रेटरी जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने ये कहा कि देखें ये इस तरह की बातचीत से पाकिस्तान की एगेनिस्ट में इजाफा होगा और इस चीज ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं, असद मजीद उन्होंने भी ये कहा कि जी ये कंप्रोमाइज हुआ है पाकिस्तान का जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसके बाद एसपीएम ने कहा जी मैंने डिलीवर किया था, मैंने इन्हें मना किया था कि ये ना कीजिएगा, ये ऑफेंस है, उन्होंने ये किया। फिर उसके बाद जो है सोहेल साहब पेश हुए जो कि सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जी कि मैंने इनको मना किया, जब ये वाक़या हुआ है तो इनको कहा गया कि ये ऐसा ना करें, ये पाकिस्तान की परेशानी में इजाफा करेगा। और क्या बेनिफिट होता है कि फॉरेन पावर्स को? यही होता है कि पाकिस्तान मुश्किलात में रहे।
अच्छा, खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो बड़ी तादाद में मतलब है उससे हट के, अदालत से हट के, खैर वो अदालत ने भी अप्रिशिएट किया है, तस्लीम किया है, वो समझते मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, मैं लोगों का एक इलेक्टेड नुमाइंदा था, मेरे खिलाफ एक साइफर आता है और मेरी हुकूमत के खिलाफ ही है, मैं उसको लेकर अपना डिफेंड करता हूँ, हुकूमत बचाने की कोशिश करता हूँ, मुल्क या वट एवर जो भी है, तो मुझे राइट था कि मैं अपने लोगों के पास जाऊँ, बात करूँ, उन्हें बताऊँ कि मेरे खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ क्या साजिश हो रही है, क्या वह इंटरनेशनल तौर पर उनको थ्रेट किया जा रहा है। सो इसमें क्या बुराई थी? दैट्स व्हाट इज, ये उनका बयान है और बड़ी तादाद में लोग इससे वो करते हैं, वो सहमत हैं कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं। अब तो अदालत भी कह रही है वो ठीक कह रहे थे। नहीं, देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अंडर ओथ है, आप पाकिस्तान का कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई भी राज की किसी भी बात की, आप यू आर नॉट सपोज टू कम्युनिकेट टू द इन फ्रंट ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन। जब पब्लिक में जाके लहरा के वो बात कह रहे हैं जो कानूनी तौर पर और अखलाकी तौर पर और आईनी तौर पर आप नहीं कर सकते, तो यही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की डेफिनेशन तो यही है ना जी। उसमें ये थोड़ी लिखा है कि इफ इट इज इन द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तानी पीपल और नॉट बेनिफिट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। whoever communicates any information, even information directly or indirectly is an offense। अच्छा सर, आप पे कोई दबाव था उस वक्त? क्योंकि खान साहब ने बाद में कहा कि जनाब कि इनका कोशिश थी कि मुझे फरवरी के इलेक्शन से पहले इन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई करना था, सजाएं दिलवानी थी, मेरे वोटर्स को, मेरे फॉलोअर्स को डिस्करेज करना था और मर्जी के इन्होंने अपने रिजल्ट लेने थे, लिहाजा इसको रश किया गया, नहीं तो इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, केस तो चल ही रहा है। तो आप पे भी कहीं से कोई दबाव था कि इस केस को जल्दी कराना है और रातों रात भुगताना है सारे? आप रऊफ साहब मुझे एक बार बताएं सर, पहले हमने ट्रायल किया, वो डिनोवो हुआ, 4-5 गवाह लिखे हुए थे, फिर हमने 25 गवाह लिखे हुए थे, तो दोबारा डिनोवो हुआ, फिर उसके बाद दोबारा 25 लिखे 3। अब मुझे बताएं ये हमने डिले कर रहे थे और फिर कंक्लूड हो गया ट्रायल। फिर उसके बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आई, पहले खुद उन्होंने टाइम दिया इस बात का कि हमें आप पहले इसी चारों का बयान लिख लें, उसके बाद हम जिरा करेंगे। तो जिरा जब करने लगे तो वकील साहब की आंख में दर्द हो गया, वो लाहौर से ले गए बगैर बताए हुए, फिर टीपीए दिन नहीं आए, फिर कोर्ट ने स्टेट काउंसिल कॉम्पिटेंट, इवन इस सारे प्रोसेस में हाई कोर्ट ने उन स्टेट काउंसिल्स को बुला के एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी और अपने एक्सपीरियंस का बताया कि दे वर वेल एक्सपीरियंस पीपल। और फिर आप खुद कह रहे हो उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन पे आप रिलाय कर रहे हो इस बात के लिए, जल्दी कहाँ पे हुई है? 5 सबों का ऑर्डर है, हाँ सॉरी 5 सबों की स्टेटमेंट है खान साहब की, जो उन्होंने खुद बयान दिया अपना सारा और उसमें उन्होंने सारी बात मानी है इस बात के लिए। तो जल्दी कहाँ थी? ना हम पे कोई दबाव था ना कोई बात ही, एक ड्यू प्रोसेस में हुआ। हाँ, एक प्रॉब्लम हो रही थी तो प्रोसिक्यूशन बार बार कह रहा था कि गवाह कोई चाइना से आया हुआ था, कोई अमेरिका से आया हुआ था, कोई अपनी सर्विसेज छोड़ के रिटायर्ड सेक्रेटरी साहब थे, वो लाहौर से बेचारे आए हुए होते थे। वो 20-20 दफा आप जरा इंतजाम ऑर्डर देखें, 20-20 दफा जो है वो आए हैं और गवाह जो है उन्होंने गिरा नहीं की या बयान नहीं लिखने दिए, कोई ना कोई दरखास्त नहीं मूव कर देते थे, कोई ना कुछ उठा देते थे और पूरा दिन इस तरह जाया करते रहे। अच्छा, आपकी सर इन तमाम बातों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप ये मानेंगे सर के कहते ना दूध का जला छाछ को भी फूंके मार कर पीता है कि पाकिस्तानी तारीख में ये प्राइम मिनिस्टर जो है, साबिक प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इमरान खान साहब कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोई आम आदमी तो थे नहीं, माजी में हमने देखा है कि अदालतों के हाथों इस तरह प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट में माना भुट्टो साहब को फांसी लगी, नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, बेनजीर भुट्टो साहब, जरदारी साहब, गिलान, लंबी लिस्ट है। और वो यही समझते थे कि अदालतें उनके साथ अनफेयर होती हैं, रश करती हैं और इस तरह के एविडेंसेस सामने ला के उनको जल्दी में सजाएं दिलवाई जाती हैं, जिस पर बाद में अदालतें माफिया भी मांगती हैं या अदालतें उस पर रिग्रेट्स करते हैं, जैसे भुट्टो साहब वाला केस है। तो आप समझते नहीं थे कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का केस है, लिहाजा इसको अगर इलेक्शन के बाद भी चल रहा है, चले कितना डिले कर लेंगे, हफ्ता 15 महीना 2 महीने, एक तो लोगों के सामने आता रहेगा। सो अदालत थोड़ी सी उस पे उसको देखना नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये ट्रायल हो रहा है और माजी में हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ लोग ये समझते हैं, इदारे भी समझते हैं, ज्यादतियां होती रही हैं। सो आपको थोड़ा सा इस ट्रायल को इतना रश करने की बजाय टाइम देना चाहिए था सर। आप मुझे बताएं, एक बात सुने सर साहब, एक बंदा कस्टडी में है, कानून ये कहता है, रूल ये कहते हैं, उसका डे टू डे ट्रायल होगा, ठीक है, और फिर एक दफा होता है, फिर आप डी नोवो हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरी दफा 25 दफा रिकॉर्ड होते हैं, डी नोवो हो जाते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्ड होते हैं, फिर उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और किस किस्म का ट्रायल रिक्वायर्ड है। मैं इसलिए कह रहा हूं आप प्राइम मिनिस्टर के ट्रायल को छोड़े, आप किसी भी टेस्ट को ट्रायल जो है हो सकता है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये बात है तो 3.5 महीने में 3 महीने में आपने देखा अपील की फैसला हो गई,
हो जाती है आराम से। तो वो आम आदमी के केस की हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सेल्फ लाइफ है केस की, वो 3 से 4 साल है। लेकिन हुई वाली बात है कि फिर अब हम ये कहेंगे अपील से ही नहीं सुनी गई। नहीं, हम ये कह रहे हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का केस था, इसलिए वो अदालतें भी इस पे, क्योंकि माजी में ऐसे फैसले आए हैं जिसकी वजह से अदालतों को खुद रिग्रेट्स करने पड़े हैं कि शायद फैसले ठीक नहीं थे, एम्बेरसमेंट हुई अदालतों को। भुट्टो साहब द केस इज इन ये क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब का भी ऐसे है, जो उनको ये हाईजैकर वाला केस था वो भी इसी तरीके से लोग समझते थे, पोलिटिकली मोटिवेटेड था, मुशर्रफ साहब ने किया था। सो थोड़ा सा लोग दे टेंड टू बिलीव कि वजीर आजम कोई भी होगा उसके साथ अदालतें या दीगर पावरफुल पावर ये जो कुव्वतें हैं ज्यादती करते हैं, लिहाजा लोग तो ये समझते हैं कि जो वजीर आजम ये कटहरे में आता है उसके साथ ज्यादती होती है, रियासती इदारे उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इसी वजह से उनको सजाएं मिलती हैं या नहीं मिलती। राउत साहब, मैं आपके अर्ज करूं सर कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से मैंने जजमेंट भेज की भुट्टो साहब के रेफरेंस वाली सर, और मैंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला आर्टिकल 10A के तहत, तो आप वापस भेज सकते हैं। आपको ये ना हो कि बाद में रिग्रेट हो, आप इस बात को पहले कंक्लूड कर लें कि यस ये ट्रायल जो है वो फेयर हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिली गई, इनके ग्रीवेंसेस नहीं रिप्लेस हुए, इनको मुकाजा वकील नहीं मिले, तो फिर केस को ट्रायल कोर्ट को दोबारा भेज देते हैं। आपने ट्रायल के साथ आपने एक तरफ तो कह रहे हो ट्रायल बिल्कुल ठीक हुआ है, तभी मेरिट पे फैसला करें, ठीक है ना। हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है, अगर वो जिरा का मौका अगर ट्रायल कोर्ट को नहीं भेजती तो हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन में इनका ट्रायल कर सकती थी, इनकी एविडेंस अपने उसमें इस जुरिडिक्शन में भी जो है वो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दे सकती थी। आप एक ही वक्त में कह रहे हो कि ट्रायल सही नहीं हुआ और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि ट्रायल सही हुआ और मेरिट पे फैसला कर दें। अच्छा सर, लास्टली सर, आप इतने बड़े ये वकील हैं, आपकी बहुत बड़ा अपना नाम है इस फील्ड में, आपकी क्या रीडिंग है इससे हट के, प्रोसिक्यूशन से हट के, आपके एक ऑफिशियल जो आपकी वो ड्यूटी थी, यू आर परफॉर्मिंग देयर एज ए प्रोसिक्यूटर, आपका क्या ख्याल है अदालतें इस साइकोलॉजिकल या हिस्टोरिकल दबाव में थी कि इस मुल्क के वजीर आजम पहले भी फांसियां लगते रहे हैं, उम्र कैद होती रही है, सजाएं होती रही हैं, एक और वजीर आजम को भी इसी तरह सजा हो रही है, सो वो थोड़े से केयरफुल थे कि हमारे ऊपर ना पड़ेगा, हमने एक और वजीर आजम को हमने सजा दे दी या पहल कर दी सजा को। डू यू थिंक दे वर अंडर एक साइकोलॉजिकल हिस्टोरिकल एक दबाव, प्रेशर? नहीं राहुल, मैं तो लीगल आदमी हूँ सर, मैं तो सिर्फ आपने मुझसे कानूनी नुकात की बात की है सर, एंड आई हैव आंसर्ड दोस्त। जो कुछ ट्रायल के दौरान हुआ लीगली आज भी हम समझते हैं कि हमने प्रूव किया केस था और ट्रायल कोर्ट की सजा ठीक थी। हम आज भी ये समझते हैं कि जी जो हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्विटल का है वो परवर्स है, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो मेरिट्स जब स्केल आएगी तो और भी तरह चलेगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, मैं तो कह चुका था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को कहा जाता है यूजुअली बहुत कम उनको टर्न डाउन करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों को अपहेल्ड करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करे ऑन द बेसिस ऑफ सेम जो वहाँ पे उन्होंने फैसले दिए हैं इमरान खान साहब के, देन व्हाट विल बी योर, मतलब फिर आप हम तो देखिए ना, होप फॉर द बेस्ट है और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को हम अपनी गुजारिशात देंगे, जो मटेरियल हमें सारी और वॉल्यूम जो हैं जिसमें एविडेंस थी, जो इनका कंडक्ट था, जो इनकी एप्लीकेशन थी, वो सारी की सारी जो है अपील के साथ लगाई हैं तो कोर्ट को एग्जामिन करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। जब अपना केस अपना पेश करेंगे सर तो बहुत होप है हमें कि हम सक्सेसफुल होंगे। बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब, बहुत डिटेल से प्रोसिक्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू जो साइफर केस में है वो पेश करे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे, एक ब्रेक थ्रू हुआ है पाकिस्तानी सियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात किस नौयत की थी और इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब बात करेंगे जो ये एक मौलाना और शहबाज शरीफ की एक अनएक्सपेक्टेड कहेंगे इसको, वैसे कहीं था, इट वाज समवेयर इन द प्लान्स। एक चीज़ तो हुई है कि बजट आया है तो उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ की एफर्ट नज़र आई है कि वो हालात को कंट्रोल करें, क्योंकि हर तरफ से एहतजाज की बातें हो रही हैं। आपने कहा कि ये अनएक्सपेक्टेड था, मेरा ख्याल है मौलाना साहब के हिसाब से कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा। मौलाना साहब की जो गेम स्ट्रेटजी थी, पॉलिटिकल गेम थे, उसी के तहत बिल्कुल एग्जैक्ट जो उनकी रीडिंग थी कि यही कुछ होगा, शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वही कुछ हुआ। अच्छा। सियासत को एक और तरीके से देखना चाहिए। अब इतने अरसा हो गए कि 25 साल हो गए लोगों को बड़ा करीब से देखे, सियासतदानों को पार्लियामेंट में भी देखे ज़ाती तौर पर और इनको सियासी तौर पर। सो इनको ज़रा वो रीड करने के लिए ना बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ज़मीन को अगर आपने उसको सीधा देखना है फिलहाल तो आप ज़रा थोड़ा सा
वो उल्टा होकर देखें, मतलब सर नीचे करके वो लोग बाज़ वक्त खड़े नहीं होते एक्सरसाइज के लिए, तो फिर ही आपको चीज़ें जो है ना वो साफ नज़र आना शुरू होते हैं। ये कोई किसी का सगा नहीं होता सियासत में। इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द पीपल फॉर योर ओन एंड्स, ये सबको पता होता है। वो इमरान खान साहब को भी वो ये बात समझ आ गई। एक दफ़ा मैंने कहा भी था, ये यूसुफ गिलानी साहब का वाक़या मैं बार बार सुनाता होता हूँ मैं, जब इनको पीर पगाड़ा जनरल ज़िया और जुनैद साहब ने इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट 1986 में, कि नवाज शरीफ साहब ये समझना शुरू हो गया था कि मैं वज़ीर आला जनरल ज़िया की वजह से नहीं, अपनी वजह से हूँ। तो उन्होंने इनको भेजा था, ये गिलानी साहब रेलवे मिनिस्टर थे उस वक्त, इनको भेजा गया था कि आप पंजाब में जाएं और इनको टॉपल करें और ये नवाज शरीफ के खिलाफ हम तरीक़े एतमाद लेकर आएंगे। और उसी वक्त इन्होंने जाके उनको घेरा डाला था, परवेज़ इलाही साहब थे, मंजूर भट्टू साहब थे और लोग थे बहुत सारे दृशक वगैरह, उनको मिला के इन्होंने अपने बंदे पूरे कर लेकर नवाज शरीफ को हम हटा रहे हैं। क्यों कि पीछे जनरल ज़िया और ये जुनैद साहब खिलाफ हो गए। और गिलानी साहब को नहीं पता था इस बात का, वो इसी में खुश थे हम यहाँ पर नया वज़ीर आला ला रहे हैं। अब जो ही वहाँ पे तरीक़े एतमाद वो तैयार हुई तो जाके उसी शाम को ये नवाज शरीफ साहब की और इनकी जनरल ज़िया की मुलाकात हो गई। लोग भाग गए, उन्होंने कहा गिलानी साहब आप तो उन्हें मरवा रहे थे, ये तो कोई यहाँ पे अगेन उसमें जनरल ज़िया और ये नवाज शरीफ साहब तो सेम है। इस बात का गिलानी साहब को पता भी नहीं था। उन्होंने जाकर पीर पगाड़ा साहब से शिकायत की, जिन्होंने इनको आगे किया था, रिश्तेदार भी हैं। तो उन्होंने कहा मुर्शिद आपने हमारे साथ क्या किया? उन्होंने कहा जनाब के बालवा, वो बालका कहते हैं मतलब उसको जो यंगर वो चाइल्ड वगैरह हो, तो उन्होंने कहा बालका हमने आपको इस्तेमाल किया है, आपकी क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब कहते फिर रहे थे यहाँ पे जनाब कि मैं ये वज़ीर आला जो हूँ वो मैं अपनी वजह से, मैं जनरल ज़िया की वजह से नहीं हूँ। तो ज़िया साहब ने मुझे कहा था कि हम क्या करें, मैं कुछ करते हैं। तो उन्होंने इस्तेमाल किया था गिलानी साहब की क्रेडिबिलिटी को उन नवाज शरीफ को वो करने डिसिप्लिन करने के लिए। तो उन्होंने जो बात पूछी थी गिलानी साहब ने पीर पगाड़ा साहब से कि जनाब ये कितने अरसे बाद सियासतदान इस काबिल हो जाता है कि वो किसी दूसरे को इस्तेमाल करे, उसको पता भी ना लगने दे। तो पीर पगाड़ा साहब ने उनको ये बताया था, उन्होंने 20 साल लगते हैं। अब खान साहब को सियासत में 26-23 साल हो गए, मौलाना साहब को तो माशाल्लाह 23-40 साल हो गए, बाकियों का हिसाब आप सारा लगा। सो ये सारे बड़े सियासी तौर पर शिकरे हैं, इन सब को पता है कि इनमें से हमने किसको कैसे यूज़ करना है। ये मौलाना साहब जो उनसे इमरान खान साहब से ये पींगे ये बढ़ा रहे थे और वो घर भी आ रहे थे, तो बड़ी अच्छी मुलाकातें हो रही, आपका ख्याल है प्यार मोहब्बत में हो रहा था जो उनके खिलाफ, तो ये उन पर इमरान खान पे बातें करते थे। इमरान खान साहब इनके मतलब कोई जलसा नहीं होता था जब वो ये मौलाना साहब पे वो डिग ना उन पे करें, उन पे कोई हिट ना करें, उनको जाती हमले ना करें। अचानक मोहब्बतें आ गई। अब दोनों साइड से जरा देखें, इमरान खान साहब को मौलाना की जरूरत है, वो इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं जेल में बैठा हूँ, मैं अगर मौलाना को मिला लूँ, ये सड़कों पर आ जाए तो एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ आ जाएगी, मेरी बार्गेनिंग पोजीशन बन जाएगी कि खान को तोड़ें जी इसे मौलाना साहब से, लिहाजा मुझे कुछ मिल जाएगा। अब जरा इनको रीड करें, मौलाना साहब इसी दौर में बैठे हुए हैं कि अगर खान मेरे साथ मिलता है, उधर से महमूद अचकज़ई मेरे साथ आ जाता है, तो मेरे 2 विंग्स बन जाते हैं। हुकूमत डर जाएगी जनाब, बजट वाली बात जो आपने की है, लोग सड़कों पर आएंगे, महंगाई है, रोला रप्पा, और मैं इसी चक्कर में फिर इनसे पूछूंगा कि फेयर इनफ कि आप मुझे क्या फर्क करते हैं। सो इट्स ए बिजनेस, इट्स ए बिजनेस के बिडिंग हो रही है मौलाना साहब पे, बिडिंग ये हो रही है कि मौलाना साहब को एक अच्छी ऑफर कौन करता है, जो मैं बार बार कहता हूं, माइंडसेट जी गॉडफादर का है, मारे पूजो वाली वही वाली बात है, आई कैन मेक हिम एन ऑफर व्हिच ही कांट रिफ्यूज। मौलाना साहब को वो गॉडफादर वाली ऑफर कौन कर सकता है कि व्हिच ही कांट रिफ्यूज? व्हाट हैज शहबाज शरीफ टू ऑफर हिम? अब ये ऑफर कौन कर सकता है? मजे की चीज हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी ऑफर जिसको मौलाना ना रिफ्यूज कर सके अकॉर्डिंग टू ये मारियो पूजो गॉडफादर, वो इमरान खान साहब नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब और मौलाना का एक डायरेक्ट क्लैश है वोटर्स पे, क्योंकि केपीके में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और इमरान खान साहब उनकी सीटें खा के मौलाना को ये गुस्सा है। इनको अगर कोई ऑफर कर सकता है वो दो लोग कर सकते हैं, बीच मौलाना कांट रिफ्यूज, वही वाली जो बात हम कह रहे हैं। एक हुकूमत कर सकती है, हुकूमत के पास बेपनाह ओहदे होते हैं, पैसे होते हैं और इंसेंटिव होते हैं, मतलब आप पोजीशंस होती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। मौलाना एस्टेब्लिशमेंट भी चढ़ाई की, वो दोनों साइड पे लगे हुए हैं, मौलाना एस्टेब्लिशमेंट पे भी बम्बारमेंट हो रही है, इधर भी कर रहे हैं। अब जो आए ऑफर करे, अच्छा ये बात इमरान खान साहब को भी पता है कि ये चीज़ें होंगी, उनको ऑफर भी जाएगी, लेकिन खान साहब कहते हैं कि इसके बहाने शायद मुझे कोई 10% 20% मुझे कोई स्पेस मिल जाए, एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाए। अब दबाव तो आया है शहबाज शरीफ साहब का मौलाना के घर जाना, सो मतलब यह कि मौलाना की स्ट्रेटजी ने काम किया है। अगर ये डैम केयर एटीट्यूड होता जी मौलाना जो ये करते रहे वो डैम केयर, तो ना जाते ना। सो मौलाना साहब माइट बी वेरी हैप्पी, ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी वेल। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे उस दिन जब देख पक गई थी, शब्द देख पक गई थी और बांटी जा रही थी यहाँ पे
उन्होंने चौधरी शुजात के घर उस इलेक्शन के बाद इन्होंने इनको नहीं बुलाया था मौलाना को, अब वही लोग उनके घर जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा इनका वो क्या कहना चाहिए, लफ्ज़ कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब आप बैठ के पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे, जरदारी साहब सदर बन रहे थे, गिलानी साहब का ये फैसला हो रहा था कि चेयरमैन सेनेट बनेंगे, एजाज सादिक साहब स्पीकर बनेंगे, किसी ने मौलाना को नहीं बुलाया कि मौलाना आपका भी इस एफर्ट में कोई हिस्सा है, पीडीएम में आपने भी सड़कों पे कोई रोल किया, आप भी हैं, उनको नहीं बुलाया। जो ही मौलाना ने इमरान खान साहब को साथ में उनसे बातचीत शुरू की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट हमले शुरू किए, अब वो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कोई मसला नहीं है, वो पहुंच गए हैं, उस वक्त इनको कॉल जा। सो ये रुथलेस लोग हैं, पॉलिटिक्स इज ए रुथलेस बिजनेस। ये जो पावर की गेम होती है ये बेरहम लोग करते होते हैं, ये कोई सेंसिटिव, कोई थोड़े से कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई इज्जत डिग्निटी वाले चक्कर नहीं होते जो हमारे जैसे आम लोग जो है ना, हम अपने ईगो के चक्कर में पड़ जाते हैं, यार मुझे इसने बुलाया नहीं था, या तो शादी में कोई बुलाया ना तो अगले पूरे 10 साल दुश्मनी चलते हैं, ऐसे मसले नहीं होते। अभी उन्होंने नहीं बुलाया ना, मौलाना ने कहा जी मुझे नहीं बुलाया था, अब वही मौलाना साहब गले लग रहे हैं उनके। अच्छा शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं गले लगा, वही जरदारी साहब और मौलाना की बड़ी यारियां थी, दोस्तियां थी, दोनों सदर बनना चाहते थे। सो मौलाना इस वक्त जो वापस उन्होंने वो करना है, वापसी होनी है उनकी, उनको इमरान खान साहब सिर्फ उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसका फायदा ये उठाएंगे, ये इमरान खान को यूज कर रहे हैं, उनका क्लाउड यूज कर रहे हैं, इमरान खान इनका क्लाउड यूज करना चाह रहा है। मौलाना का कैसे ये पीडीएम की तरह ये भी सड़कों पे हैं जैसे मेरे खिलाफ थे, तो शहबाज शरीफ साहब उसको डिफ्यूज करने के लिए गए हैं कि आखिर पे हम इमरान खान साहब का जो एक उन्होंने मिसाइल तैयार किया है मौलाना साहब की शक्कर में, जो मुलाकात की बात हुई है कि तमाम सियासी जमातें बैठे और मुज़ाकरात करें, इसमें कुछ लगता है कि कोई एक ऑप्शन निकल सकता है? ये जहन में रखें, ये जहन में रखें, दंगा फसाद हंगामे लड़ाई झगड़े फड्डे ये सियासतदानों को सूट करते हैं, मुज़ाकरात करें, इकट्ठे बैठें, ये इनको सूट। अभी जो पार्लियामेंट में जो कुछ हंगामे, मतलब मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे ये रिपोर्टिंग करते, मैंने कोई 5, 6, 7, 8 मैंने बजट देखे, कौन सा बजट था जिसपे जहाँ पे इन्होंने रोल नहीं डाला या इन्होंने बैठ के गुफ्तगू सुनी, इनको नहीं सूट करता। ये मतलब इकट्ठे होकर बैठ के कैसे मुमकिन है? इसी पॉइंट पे आते हैं इस ब्रेक के बाद और यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब आप बात कर रहे थे, बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे आपके कि इनको ये सूट करता है लड़ाई झगड़े का माहौल। बिल्कुल, ये जो लोग कहते हैं ना कि मिलकर बैठे हैं, ओ भाई ये ऊंट पे लड़ रहे हैं, एक एक पाव गोश्त के लिए लड़ रहे हैं, कोई पूरा ऊंट ले लेता है, कभी कोई पाव निकाल लेते होते हैं। इनको ये ना एडवाइसेस किया अगर मिलकर बैठे, मुल्क का सोचें, हमारा सोचें, फलां सोचें। आपने जो जत्थे बना लिए ना हर एक लीडर के लिए, हर एक लुटेरे के अपने अपने फॉलोअर्स हैं और हर एक कहता है कि मेरा लुटेरा ही ठीक है, मेरा ही अच्छा है। आप लोगों की वजह से सुलह नहीं करते, इन्हें पीछे आप नजर आते हैं, आपका वोट नजर आता है जिसकी बुनियाद बनाकर ये पावर में जा सकते हैं। सो ये सुलह सफाई वाली बातें ये मतलब टीवी शोज तक ठीक है, ये किताबों में ठीक है, कालमों में ठीक है, अमली जिंदगी में ये चाकू छुरा निकाल के फिर रहे होते हैं, मौका मिले और वहां पे फायदा उठाएं, किसी को लाश निकालने। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।